है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अब समय है प्राइम टाइम डिबेट का। प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे भजन लाल सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। भजन लाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। 20 अधिकारी और कर्मचारी सीधे बर्खास्त हो चुके हैं। 332 पर निलंबन की गाजगिरी है। 17 की आजीवन पेंशन बंद हो चुकी है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कड़ा संदेश है कि अब राजस्थान में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई बन चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। सरकारी पद का दुरुपयोग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है। 570 मामलों में जांच अभी भी जारी है। तो वहीं सरकार का दावा है कि आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई संभव है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि करप्शन में दोषी पाए गए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी राहत नहीं मिलेगी। तो वहीं कुछ मामलों में ग्रेच्युटी भुगतान भी रोका गया है। इस बड़े एक्शन के बाद सरकारी विभागों में सख्ती और सतर्कता बढ़ गई है। अधिकारियों में जवाबदेही को लेकर नया दबाव देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह कार्रवाई वास्तव में भ्रष्टाचार पर निर्णायक रोक लगाएगी? क्या इससे सिस्टम में स्थायी बदलाव आएगा या फिर यह सिर्फ एक शुरुआती कड़ा संदेश है जिसके बाद और बड़े खुलासों का सिलसिला सामने आएगा? इन्हीं सवालों पर आज की प्राइम टाइम डिबेट में हम करेंगे खास चर्चा मेहमानों के साथ। तो सीएम भजन लाल की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर करेंगे चर्चा। कैसे 20 लोग बर्खास्त हुए हैं, 332 निलंबित हुए हैं, ये जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। और केवल ये राजस्थान में नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में हमको ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम डिबेट की। और जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां पर योगेंद्र जोशी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र जी। राजकुमार शर्मा है, नेता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी। सुरेश गर्ग हैं, नेता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। इंडिया न्यूज राजस्थान पे शुरुआत में करूंगी योगेंद्र जोशी जी आप ही के साथ, क्योंकि अच्छा खासा अनुभव है आपके पास पुलिसिंग का, पुलिस व्यवस्था का। सरकार ने जो बड़ी कार्रवाई की है, क्या आप समझते हैं कि इस कार्रवाई से क्या वास्तव में करप्शन पर एक निर्णायक रोक लग पाएगी? क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए साक्षी जी, ये बहुत अच्छा काम है कि सरकार 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन इसने कोई करप्शन के ऊपर जो है एक प्रहार किया है। ये धन्यवाद के पात्र है, मुबारक देता हूं। लेकिन कोई इसके अंदर कोई नई बात नहीं की गई है। ये अगर चाहते तो प्रतिवर्ष, जैसे इस सरकार को 2.5 साल हो गए हैं, तो प्रतिवर्ष में भी ये कार्रवाई की जा सकती थी। क्योंकि जिनको सजा मिल गई है और करप्शन एक्ट में जो सजा पा चुके हैं उनकी तनख्वाह, पेंशन ये रोकने का अधिकार ये सबको है। उसमें क्या बात है? उसमें कोई नई बात तो है नहीं। जब एक्ट में ही प्रावधान है कि जिसको सजा मिल गई है तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसमें थोड़ा सा प्रावधान ये है कि बहुत ज्यादा दिक्कत ऐसी कि छोटा मोटा गलती हो तो 10% उसको पेंशन दी जा सकती है। बाकी तो पेंशन बंद करने का अधिकार है सरकार को। लेकिन ये काम प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। और सरकार को एंटी करप्शन के संबंध में जो कार्य करती है सरकार, पीसी एक्ट के संबंध में जो कार्य करती है, इनका प्रतिवर्ष ब्यौरा देना चाहिए। क्या ब्यौरा देना चाहिए कि इतने तो हमने पकड़े, इतने इस एक्ट के अंतर्गत पकड़े, इतने रंगे हाथों पकड़े गए, इतने आय से अधिक संपत्ति के पकड़े गए, इतनों के चालान हुए, इतनों के हमने जांच करने के बाद इनको बरी कर दिया। क्योंकि 17A की ये कई बार अनुमति नहीं देते हैं। ये राजनीतिक प्रेशर ले लीजिए या किसी और के माध्यम से ले लीजिए, तो ये देते नहीं है। तो कारण ये है कि आप ऊपर से करिए, आप नीचे से करने से कोई मतलब नहीं है। कई आईएएस हैं ऐसे
जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, 4-4, 5-5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, सेंटर में चले गए हैं। लेकिन उन लोगों को सबसे पहले इनको निलंबित करना चाहिए, उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। अब जो लोग पहले से ही गरीबड़े परेशान हैं, उनको परेशान करने से क्या मिलने वाला है? पहले ऊपर से चोट करो। अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये जो बड़े बड़े, आप देखिए सचिवालय में, योजना भवन में 1 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपया नगद मिला था एक आईएएस अधिकारी की अलमारी में से। मुझे बताइए क्या हो गया उसमें? अभी तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि वो पैसा किसका था, वो सोना किसका था। इसी तरह से लीजिए अखिल अरोड़ा है, अब वो दिल्ली में बैठे हुए, उनके खिलाफ भी है गई। तो अभियोजन स्वीकृति का जहां तक सवाल है, देखिए 19(1) जो पीसी एक्ट ये कहता है कि आपको अनुमति तो देनी है। अब उसमें इन्होंने क्या किया? अधिक से अधिक 4 महीने रोक सकते हैं। तो भाई आगे क्या होगा? ये तो 10-10 साल तक रोक के बैठ जाते हैं, जबकि इनमें एक्ट में प्रावधान होना चाहिए कि नहीं, 4 महीने से अधिक अगर अनुमति ये रोकते हैं तो वो स्वीकृति लेंगे। किससे लेंगे? न्यायालय से लेंगे। वो एसीबी से स्वीकृति लेंगे। बताओ, एसीबी जो आईजी है, जो डीजी है, वो चालान पेश करता है और एक बाबू उस फाइल पर बैठ जाता है, वो एनालिसिस करेगा कि भाई ये अभियोजन, अरे क्राइम से संबंधित मामला है, उसका निर्णय सचिवालय में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकता। तो कारण यह है कि हमें अगर बिल्कुल इस सरकार को नाम करना है तो ऊपर से ये मारना चालू करे, फिर ये नीचे आवे, और जो एक्ट बने हुए हैं उनकी अक्षर से पालना करें। और इस एक्ट के अंदर एक और इन्होंने प्रावधान किया है, 17 जोड़ दिया, जबकि जरूरत ही नहीं थी 17 जोड़ने की। आदमी के अंदर अगर आय से अधिक संपत्ति है, वो व्यक्ति जिसके आय से अधिक संपत्ति है, अगर उसका विभाग उसकी जांच करेगा पहले, तो इतने में तो वो अपने पैसे कौड़ी को सबको लगा देगा दांव पे। तो बात ये है कि बहुत अच्छा काम है, करिए, और ये धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम भजन लाल जी ने ऐसा किया है। अब जैसे जो लोग सजा पा गए हैं, कोई अभी 2.5 साल में अभी सजा थोड़ी पा गए, ये तो सजा पाए हुए हैं बहुत दिन से, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अंदर पिक एंड चूज की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं जोशी का जो व्यक्ति है, जो उनका काम देखता था, गोपाल सिंह, उसको इन्होंने 17A की जांच से बाहर कर दिया। इसी तरह से कई ऐसे एमएलए एमपी है जिनके खिलाफ हो रहा जांच जारी है, लंबित है। अब जैसे 3 तो ऐसे हैं, जो एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का है और एक निर्दलीय है, जिन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे मांगे। उनका क्या हुआ? सरकार इन सब चीजों के ऊपर अगर साफ गोई से पब्लिक के सामने ये बातें रखेगी तो जरूर इस बीजेपी सरकार का नाम होगा और विश्वास मिलेगा जनता को। बिल्कुल योगेंद्र जोशी जी, जो बड़ी बात आपकी ओर से कही गई वो ये कि पिक एंड चूज वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं जवाब देती हूँ सुरेश गर्ग जी। देखिए सुरेश जी, जो बीजेपी ने कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की, उसकी तारीफ हो रही है और ये तारीफ लायक काम भी हुआ है कार्रवाई करने का, जिससे करप्शन पर एक जो रोक है वो लगे और एक संदेश भी जाए। लेकिन बात तो ये है ना, सवाल ये कि ये जो कार्रवाई आपने की, क्या माने इससे सिस्टम में स्थायी बदलाव आएगा या फिर शुरुआती संदेश है केवल? सुरेश जी। सुरेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पानी, सड़क और रोजगार में काम आता, लेकिन दुख की बात है कि संभवतः सुरेश गर्ग जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसको हम दुरुस्त करवाते हैं अगर कोई तकनीकी खामी है तो। राजकुमार शर्मा जी, आपसे मेरा रिएक्शन होगा इस कार्रवाई को लेकर। कांग्रेस इस कार्रवाई को कैसे देख रही है? जनाब, इस बार पड़ने जा रहा है सूखा। राजकुमार शर्मा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? समझिए.com में जो विषय चलिए, राजकुमार शर्मा जी और सुरेश गर्ग जी की जो आवाज नहीं आ रही है उसकी तकनीकी खामी को हम दुरुस्त करवाते हैं एक बार फिर से। योगेंद्र जोशी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी एक बार फिर से। देखिए, आपने बहुत सारी बातें कही, अपना अनुभव साफ तौर पर बताया है हम सबको, और ये बड़ी बात आपने कही, बड़ा अलर्ट है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस साल बारिश सामान्य से करीब 10% कम रहने वाली है, यानी कि आपके खेत सूखे रहने वाले हैं, बांध आपके खाली रहने वाले हैं, और कई राज्यों में तो सूखे जैसे हालत बनने वाले, सूखा पड़ने वाला है। अगर बादल कमजोर पड़े तो असर सिर्फ किसानों पर नहीं होगा, बल्कि आपकी खाने की थाली
देश एक बड़े सूखे का इंतजार कर रहा है, सूखे की आहट सुन रहा है। इस तमाम सारी चीजों को विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि कम बारिश हुई तो इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत की 50 से 60% खेती वर्षा पर, पानी पर, बारिश के पानी पर निर्भर करती है। वर्षा कम होने पर फसल उत्पादन में 5 से 15% तक गिरावट आ सिंचाई प्रभावित हो सकती है। जीडीपी 1% से 2%। चलिए, तकनीकी खामी के चलते विलंब हो रहा था। एक बार फिर से रुख करते हैं मेहमानों का। सुरेश गर्ग जी, अगर आप तक मेरे पास पहुंच पा रही, सवाल मेरा आपसे यही था कि काम तो जो तारीफ वाला काम है वो तो हुआ है, लेकिन सवाल ये कि क्या इस कार्रवाई से सिस्टम में स्थायी बदलाव आएगा क्या, या फिर केवल एक शुरुआती संदेश है? निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके अंदर भय व्याप्त होगा, क्योंकि आज 20 अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करना, 332 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करना, 17 से अधिक कर्मचारियों की पेंशन रोकना, 108 से ज्यादा की अभियोजन स्वीकृति देना और 577 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि 2.5 साल हमारी सरकार को हो गए। हमने 2023 में जब सत्ता संभाली थी तब हमारा ये था कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करना। कोई भी भ्रष्टाचारी उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखा होगा कि हमारे टाइम पे ही सीनियर IAS जो सुबोध अग्रवाल जी, वो भी जेल में है। जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर महेश जोशी जी, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते हैं, उनको भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार निरंतर काम कर रही है। लेकिन साक्षी जी, ये भी देखना पड़ेगा कि 2018 से 2023 के बीच में राजस्थान में बैसाखी की सरकार थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यह कहना पड़ता था कि भाई मुझे तो सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार को खुलेआम करना पड़ता था। पूर्व मुख्यमंत्री जी को जब शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर यह बोलना पड़ता था कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठेकेदार और इंजीनियर दोनों मिले हुए हैं। तो ये सब चीजें, फिर आप देखिए कि RPSC के अंदर सिलेक्शन, बोली लग के सिलेक्शन होना। आप देखिए कि बाबूलाल कटारा जी जो मेंबर RPSC के मेंबर थे, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि भैया मेरे तो बोली लगी हुई थी पैसे की बोली से सिलेक्शन, RPSC मेंबर का अगर सिलेक्शन होता है तो आप बताइए किस तरीके से वहां पे युवाओं को सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से 2018 से 2023 तक चरम सीमा पे भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार आने के बाद में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल डाली है। SOG और SCB पहले भी थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में निरंतर SOG और SCB काम कर रही है। आज SOG आए दिन बड़े बड़े घोटालों को पकड़ रही है। आप चाहे SI भर्ती घोटाला हो, चाहे रीड भर्ती घोटाला हो, चाहे RPSC भर्ती घोटाला हो, कोई सा भी, सबको SOG पकड़ के ला रही है। आप देखिए किस तरीके के सिलेक्शन होते थे, फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी पाना, या डमी कैंडिडेट को बिठा के नौकरी पाना, या रिश्वत देके नंबर बढ़ाना, ये इस तरह के भ्रष्टाचार हुआ करते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में न तो कोई पेपर लीक हुए, और हमने 351 से ज्यादा एग्जाम कराने के बावजूद भी एक भी पेपर लीक नहीं होना, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 450 से ज्यादा लोगों को हमने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तो ये सब चीजें हैं जो जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाती है, कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनके मन में भय हो कि ये भजनलाल जी की सरकार है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, नहीं बख्शेगी, चाहे वो IAS हो, चाहे वो और कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी सरकार की इस कार्रवाई को किस तरीके से देख रही है, आप क्या कहेंगे कार्रवाई को लेकर? साक्षी जी, कार्रवाई कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण देने में बहुत माहिर हैं। 12 साल से हमारे देश में, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और 12 साल पहले उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि RPSC बंद करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे।
और कोई भी भ्रष्टाचारी या कहीं पर भी छुपाओ, पाताल में से भी निकाल कर लाएंगे। साथ में ये भी कहा था कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल बचा है। साक्षी जी, आधा कार्यकाल तो पूरा हो गया कांग्रेस पार्टी को गाली देने में और कांग्रेस पार्टी को कोसने में। अब 2.5 साल का समय बचा है। आखिरी का 1 साल चुनाव में चला जाएगा, आचार संहिता में चला जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल 1.5 साल का समय है जिसमें इनको काम करना है। ये जीरो टॉलरेंस एक साधारण शब्द है, इसको बोलने में बड़ा आनंद आता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इनको रटा दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कर करके इन सबको रटा दिया है कि जीरो टॉलरेंस आप लोग रट लीजिएगा, ये आपके शासन में बहुत काम आएगा। मैं आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 2.5 साल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ना? भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है ना? भले ही आपने किरोड़ीलाल मीणा जी की जबान बंद कर दी, उनके ऊपर तलवार लटका दी और अनुशासन की, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी इनकी राजस्थान सरकार में जो काबीना मंत्री है, साक्षी जी, उनसे पूछिएगा, उनकी आत्मा से पूछिएगा, उन्होंने जितने भी आरोप लगाए, खासकर खनन माफिया के ऊपर जो आरोप लगाए कि इतने करोड़ रुपए की बजरी रोजाना निकलती है, आज दिन तक सरकार ने उनपे कोई कार्रवाई नहीं की है। ये ड्रामेबाजी बहुत करते हैं, बहानेबाजी बहुत करते हैं, ड्रामा बहुत अच्छे करते हैं, आंकड़े बहुत अच्छे पेश करते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जितने भी महकमे हैं, क्या उन महकमों के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? साक्षी जी, दूसरी बात, एक बात और फिर से पूछना चाहता हूं कि पिक एंड चूज अगर आप करेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? दूसरी बात मैं कहता हूं, साक्षी जी, हम भी घर में झाड़ू निकालते हैं, सीढ़ियों में झाड़ू ऊपर से निकलती है, ना कि सीढ़ियों में झाड़ू नीचे से निकलती है। ये नीचे के पायदान पर झाड़ू निकाल निकाल करके राजस्थान की जनता को, 8 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है भ्रष्टाचारी कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पकड़ में आना चाहिए और झाड़ू ऊपर से लगनी चाहिए। जब तक ऊपर से आप सीढ़ियों की झाड़ू नहीं सफाई करेंगे तो सीढ़ियों की सफाई नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी एजेंसियां लगातार नीचे नीचे वाले पायदान पर झाड़ू लगाने का नाटक करके राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम करती है। दूसरा, ये बार बार कांग्रेस पार्टी को आरोपित करने का काम करते हैं। राजस्थान के मतदाताओं ने 2.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था, साक्षी जी, और 2.5 साल से ये सत्ता में है। महीने, 2 महीने, 6 महीने फील्डिंग जमाने में लगता है, हम मानते हैं। 6 महीने का टाइम हमने इनको दिया। अब लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आज ये केवल आंकड़े पेश कर रहे हैं। आंकड़े क्या पेश कर रहे हैं कि 12-15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, 5-7 की पेंशन रोक दी और 200-300 पे कार्रवाई कर दी, 20 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, 332 को सस्पेंड किया। राजकुमार जी संशोधन कर लेते हैं, अपन संशोधन कर लेते हैं। 332 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, 10-15 अधिकारियों को नहीं। साक्षी जी, जहाँ एक एक विभाग के अंदर हजारों कर्मचारी काम करते हैं, जयपुर की अगर बात करूं तो जयपुर के अंदर नगर निगम और जेडीए, आपका कहने का मतलब सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। नगर निगम और जेडीए, आपका कहने का मतलब है कि सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अगर उनमें जाएं, अगर जोन में आप जाएं, पट्टा लेने जाएं, अपना कोई काम करवाने जाएं, या अपना मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने जाएं, या शादी का प्रमाण पत्र लेने जाएं, या कोई साधारण काम करवाने जाए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएं, साक्षी जी, घोड़े खुल जाते हैं, चप्पल जूते घिस जाते हैं, जब तक कि उनको आप दक्षिणा नहीं दें। एक परंपरा सी बना डाली है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर हमने पूर्व मंत्री महेश जोशी को जेल में भेजा हुआ है और एक आईएएस को भी जेल में भेजा हुआ है। 2 अधिकारी निश्चित तौर पे, एक अधिकारी है आईएएस अफसर और एक मंत्री है जेल में है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कानून क्या करेगा वो तो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इनके विधायक हैं, देवी सिंह शेखावत कोई नाम है उनका, उनके भाई हैं गोपाल सिंह शेखावत, वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों बचा रही है? भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों को क्यों बचा रही है जो सामने चैनल के ऊपर टीवी पे रिश्वत देते हुए नजर आते हैं? साक्षी जी, इनसे पूछिएगा, कुचामन के अंदर एक एसएचओ ने रिश्वत ली 2.5 लाख रुपए की। जांच चली और जांच चली, एसपी ने आदेश दिए, एसपी ने स्वीकार किया कि हाँ 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। और आप ताज्जुब करेंगे, ऊपर से कोई फोन आया एडिशनल एसपी के पास और उस फाइल के ऊपर एफआईआर लग गई। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों को लगना चाहिए, आप आंकड़े बेस कर दीजिए,
200-500 जो भी आंकड़े पेश करने आंकड़े पेश कर दीजिए। राजस्थान के लोगों को लगना चाहिए कि हम नगर निगम में, जेडीए में, अस्पताल में, राजकुमार जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। साक्षी जी, अरे भाई आ रही हूँ मैं सुरेश जी, अपनी बात पूरी कर ले हो। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रमुख इतने उतावले हो रहे हैं, उतावला मत होइए। उतावला तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता बता सकती है। साक्षी जी, आप राजस्थान आइए, हम आपको बताएंगे, आपका कैमरा घुमाइए सब जगह, आपको पता चलेगा राजस्थान में भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरीके से फैल चुकी है। ठीक है, कुल मिलाकर राजकुमार जी कहना चाह रहे हैं सुरेश जी कि अगर आपको छोटे से बड़ा काम कुछ भी करवाना हो तो उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। करप्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है। आपका जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए और उसके बाद मुझे जोशी जी के पास भी जाना है। साक्षी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इनके शासनकाल में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ करता था, कि नगर निगम में बिना पैसे के काम नहीं होता था। इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि नीचे झाड़ू नीचे से नहीं ऊपर से चलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से राजकुमार जी, झाड़ू हम ऊपर से ही चला रहे हैं। आइए, सुबोध अग्रवाल जी ऊपर में ही है, नीचे से नहीं आते। पूर्व मंत्री महेश जोशी जी ऊपर में आते, नीचे से नहीं आते। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पीएसओ अगर गिरफ्तार होता तो वो ऊपर से ही आता, नीचे से नहीं आता। तो हम ऊपर से ही झाड़ू चला रहे हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपके शासनकाल में जो ये भ्रष्टाचार का तंत्र इतना बड़ा पनपा है, फिर आपने किरोड़ी लाल जी की, ये तो हमारे अच्छी बात है, किरोड़ी लाल जी ने भ्रष्टाचार उजागर कर इसके बाद एक्शन लिए, कई खनन माफियाओं को अंदर डाला है। राजकुमार जी, जो आपके शासनकाल में करोड़ों रुपए वो खनन माफिया कमाते थे, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है, उनको जेल में डाला है। 332 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड किया है। 15-20 अधिकारी कर्मचारी नहीं है, 332, 577 से ज्यादा के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, पेंशन रोकी जाएगी। तो भैया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, निश्चित रूप से काम करेंगे। हम आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने तो एक्सेप्ट किया था ना कि साहब मैं तो बैसाखी पे चल रहा हूं, इसलिए भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। शिक्षा मंत्री के सामने अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यह कहना पड़ जाए कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं हुए, इसके बाद में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लिया आप लोगों ने? नहीं लिया। तो यह है कि आपने कितना भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। हम निरंतर एक्शन ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। कोई भी एसीबी पहले भी थी, बीएल सोनी एसीबी के प्रमुख थे ना, बीएल सोनी जी, उन्होंने कैसे स्टेटमेंट दे दिया कि साहब मेरे पास तो ऊपर से फोन आ जाता था कि नहीं इसको गिरफ्तार नहीं करोगे। तो ये स्थिति हुआ करती थी राजकुमार जी, ये सब स्थिति को हमने खत्म किया है। हमने 2.5 साल के अंदर ये परिस्थितियां चेंज की है। जो भ्रष्टाचारी है उनको हमने जेल में डाला है। तो ये काम कर रही है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है। और आपको भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी तो हमें बताइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, चाहे नगर निगम में हो, चाहे जेडीए में हो, कहीं पे भी हो, आप दिए शिकायत, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार निरंतर राजकुमार जी इस चीज पे काम कर रही है, तभी जाके इतने लोगों को गिरफ्तार या बर्खास्त या पेंशन रोकी गई है। तो हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। फिर देखते हैं सुरेश गर्ग जी, आगे ये जो अभियान है आपका, इस अभियान के तहत और कितनी कार्रवाई करती है सरकार? ठीक है सुरेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। योगेंद्र जोशी जी, देखिए अक्सर ये आरोप लगते हैं पुलिस स्टेशंस में कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जो करप्शन है वो भरा पड़ा रहता है। क्या एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के लिए ये संभव है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के या वरिष्ठ अधिकारियों के मिलीभगत के करप्शन हो पाए? ये संभव है? क्या समझते हैं आप इससे? देखिए साक्षी जी, ये तो सबके सामने है ये बात। आप एसएचओ को पकड़ लेते हैं, एसएचओ को रेत माफिया से जोड़ करके उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनके ऊपर डीवाईएसपी भी है, एडिशनल एसपी भी है, आईपीएस अधिकारी भी है। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? उनके ऊपर 5-5 लाख रुपया सरकार वहन करती है, लेकिन ये अधिकारी कुछ नहीं करते, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई भ्रष्टाचार हो जाए, अभी मान लीजिए वो रिफाइनरी में आग लगी, अब बताओ उसमें और किसी को कोई सजा नहीं दी, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, एसएचओ की क्या जिम्मेदारी, उसमें सस्पेंड कर दिया उसको। उसने कोई रिफाइनरी में आग लगवाई थी क्या? लेकिन उसने एक फोटो डाल दिया, इसी में उसको सजा दे दी। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से पैसा वसूल करते हैं, उसके अलावा इनको कोई पैसा ही नहीं दे। डायरेक्टर तो कोई पैसा नहीं देता। सरकारी कर्मचारी जो कार्य करते हैं, वही उनकी दशक की वजह से ही तो रिश्वत आती है।
और अगर मान लीजिए आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो रिश्वत कैसे आएगी? तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको राजी भी रखना है, इनसे काम भी लेना है और इनको धमाके भी रखना है। तो अब आप देखिए 17(1) क्यों लगाया 2018 में कि भाई ऐसा है, इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जब तक कि हम नहीं कहते। सरकार कह देगी तो कार्रवाई करोगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसा क्यों 17(a) जोड़ दिया कि सरकार की अनुमति होगी तो कार्रवाई होगी, चाहे वो भ्रष्टाचार कर रहा हो खूब। अभी भी तो है ना, मैंने नाम लिए, नीरज के पवन है, अखिल अरोड़ा है, ये सब है, लेके बैठे इनको न तो कोई सस्पेंड कर रहा है, न इनको कोई बर्खास्त कर रहा है, न इनको कोई अभियोजन स्वीकृति दे रहा है। एक नन्नूमल पहाड़िया और थे कलेक्टर, उन्होंने जो है हाईकोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई, हाईकोर्ट से उन्होंने कहा मेरे को फ्री कर दिया जाए, हाईकोर्ट ने फ्री कर दिया। आप देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो कितना ईमानदारी से काम कर रहा था, उसने गवर्नमेंट को लिखा कि इनके खिलाफ सबूत है पक्के, एसएलपी दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास साक्ष्य है इनके खिलाफ, ये इनके खिलाफ अभियोजन लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी फाइल के ऊपर लिख दिया नो, कोई अभियोजन कुछ नहीं, कोई एसएलपी नहीं। कारण यह है कि ये चीजें जब अखबार में आती हैं तो लोग पढ़ते हैं, पब्लिक पढ़ती है, तो इससे क्या होता है, इससे सरकार की छवि बिगड़ती है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसको छुपाया जाए, उसको दबाया जाए, उसको सामने नहीं आने दिया जाए। अब बताइए नीरज के पवन के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है, अभी खेल सचिव बने हुए हैं। अरे भाई आपको दिखते हुए मतलब जिंदा मक्खी निकल रहे हैं अपन, ये अच्छी बात थोड़ी है। हमें क्या करना चाहिए, करप्शन के अंदर किसी को मत छोड़िए आप, लेकिन आप ऊपर से तो लो भाई। मैं जब नौकरी में था कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी रिश्वत लेते हमने तो नहीं देखा भाई, लेकिन आज तो प्रोबेशनर में, वो भीलवाड़ा में प्रोबेशनर आईपीएस है, वो बंदियां ले रहा था दुकान में बैठ के। बताओ अब ये क्या शासन करेंगे? ये है दारू की बंदी ये लेते हैं, ये रेत की बजरी वालों से लेते हैं, खनन वालों से बंदी लेते हैं, और किसके माध्यम से लेते हैं? सिपाही के माध्यम से, हेड कांस्टेबल थानेदार के माध्यम से। अब आप बताइए भीलवाड़ा झालावाड़ का एक कांस्टेबल, उसकी शादी हुई तो उसमें नशा तस्कर आए, नशा तस्करों ने पैसा लुटाया। अब बताइए फिर उसको सस्पेंड किया, तो ये बताओ वो नशा तस्कर पैसा किसके लिए इकट्ठा करता था? उस अधिकारी से पूछा क्या जिसको नशा तस्कर सीधा मिलाया करता था? तो ये चीजें सबके जहन में है। आज सब पुलिस वाले जानते हैं, चाहे वो रिटायर हो गए हो चाहे नौकरी कर रहे हो, कि कौन किस तरह के किसके माध्यम से पैसे लेते हैं। अब बताओ दुकानों के बाहर, दारू की दुकानों के बाहर खोपचे बने हुए, चौकोर आदमी बैठा हुआ है, दारू बिक रही है। अरे तो भाई छोड़े में ही बेचो ना यार, आप 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बेचो, बेचने में क्या है? अब तो घर पे बेचने लग गए दुकानदार, आप वहां टेलीफोन कर दो, आपके घर में दारू की बोतल मिल जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार ऐसे नहीं रुका करता, भ्रष्टाचार रुकेगा ऊपर से। अगर आपने भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट एमएलए, अब आपने एमएलए का क्या किया? भ्रष्ट एमएलए के लिए खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, भ्रष्ट एमएलए को निकालो विधानसभा में से कि आपके ऊपर आक्षेप आया, बाहर निकलो यहां से, तब जाकर के ये चीज रुकेगी। लेकिन ये रुकेगी क्यों? अरे भाई इन सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही पैसा दिया जाता है। ये नकेल कसने वाले, इनके पास वैसे राजनीतिक लोगों के पास खुद के पास तो कुछ भी नहीं है, या तो आईएएस है या आईपीएस है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको साफ कोई चाहिए तो आपको ऊपर के अधिकारी जो आईएएस आईपीएस है, थोड़ा सा भी आक्षेप हो जाए उसको वहां से हटा दीजिए, निलंबित कर दीजिए, उसको अवेटिंग ऑर्डर्स में रख दीजिए। क्यों आप उसको नौकरी में दिए जा रहे हो? अभी भी कम से कम सैकड़ों अधिकारी ऐसे होंगे, कर्मचारी, जो भ्रष्टाचार के जिन पे केस चल रहे हैं, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हैं नौकरी? अरे ये क्या करते हैं, 3 महीने 4 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं रह सकते अभियोजन, ये 19(1) में लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या करते हैं, 4 महीने से ज्यादा। अब 3 महीने से जब ज्यादा हो जाता है तो जमानत तो अपने आप मिल जाती है। एंटी करप्शन एक्ट में प्रावधान है, या तो आप चालान पेश कर दो और नहीं तो जमानत हो जाएगी। और दूसरे मुकदमों में भी यही होता है। सरकार क्या करती है, साल 2-2 साल, 10-10 साल, 5-5 साल, 2008, 2013, 2011 उनके अभियोजन स्वीकृति के कागज अभी तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो रिटायर हो गए, रिटायर में पेंशन ले ली और मर गया, तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो कारण यह है कि अगर हमारी ये सरकार ने 2.5 साल बाद कोई कदम उठाया है, तो अब ये कदम ऐसा उठाए कि प्रति वर्ष में कितने कैसे पकड़े गए, किन लोगों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति हुई और किस कारण से। अब दिव्या मित्तल थी, अब हमारे पुलिस विभाग में आरपीएस,
उसको बताइए 1.5 करोड़ 2 करोड़ में उसको सस्पेंड कर दिया, केस दर्ज कर दिया, अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, और अब ये आई सूचना कि साहब वो तो बरी हो गई, उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। अरे भाई, आपने क्यों उधम मचाई थी, उसकी क्यों बेइज्जती करी थी, उसके पीछे लग गए, 5-5 7-7 दिन तक डिबेट हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो उसमें एफआईआर क्यों लगेगी भाई? क्या मतलब है फिर? इसका मतलब आपने गलत कार्रवाई की, तो कार्रवाई करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने बदनीयती से कार्रवाई की है। मेरा कहने का यह है कि आप किसी को भी भ्रष्टाचार बना दो, किसी को भी भ्रष्टाचार में बंद कर दो, किसी को भी 307 में बंद कर दो, किसी को भी 420 में बंद कर दो, किसी को भी, और अखबार में बड़ी बड़ी न्यूज दे दो, हमने इतने पकड़ लिए, हमने इतने गोलीकांड वाले पकड़े, गैंगस्टर पकड़ लिए, और नतीजा क्या? सिर्फ 5% से ज्यादा को सजा नहीं मिलती है इंडिया में। कानून इतना कमजोर है, ये अभियुक्तों को सपोर्ट करता है, परिवादियों को सपोर्ट नहीं करता। जब तक इस कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपराधी बढ़ते जाएंगे। ये एंटी करप्शन कुछ भी कर ले, इस एंटी करप्शन के न तो दांत हैं, न इसके अंदर आंत हैं, ये कुछ भी नहीं हो सकता। जो चाहे वो राजनीतिक दल के व्यक्ति करते हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। छोटे छोटे 2-2, 2,500 हजार रुपए, 5,000 रुपए की रिश्वत लेने वालों की मैं खबर सुनता हूं, लेकिन किसी के आईएएस और आईपीएस को अभी तक तो मैंने सजा देते हुए नहीं सुना है। ये जरूर है, गिरफ्तार भले कर लो ये, लेकिन मैं और आप यही बैठे हैं, अगर डिबेट होगी तो मैं बताऊंगा जितने भी इन्होंने बड़े आईएएस आईपीएस बंद कर रखे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब बरी होंगे, बाहर आएंगे। वो आप देख लेना, अभी 3 महीने हो जाने दीजिए, इनकी चालान पेश नहीं होगा और ये जमानत में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने कानून और एक्ट के प्रावधान इतने कमजोर कर दिए हैं जो थे ही नहीं। अब आप बताइए, 7A जोड़ दिया कि भ्रष्टाचार मतलब पैसे देने वाले को भी हम गिरफ्तार करेंगे। अब मुझे ये बताओ, उसको कैसे गिरफ्तार करेंगे? क्या पैसे लेने वाला उसकी शिकायत करेगा कि देखो मुझे ये ऐसी रिश्वत दे रहा है, मुझे रिश्वत देने का प्रयास कर रहा है, आप इसको बंद करो, और उसको पकड़ा देगा? ऐसा मैंने तो एक भी केस नहीं सुना अभी तक। कैसा ऐसा कोई हो जो रिश्वत देने का प्रयास कर रहा हो और उसको रिश्वत लेने वाले ने पकड़वा दिया हो, और कैसा मैं रिश्वत नहीं ले रहा? अरे भाई, एसीबी का जो एक्ट है, प्रोविजन है, प्रावधान है, उसके अंदर जब वो कंप्लेंट दर्ज करने जाता है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज होती है, फिर कार्रवाई होती है, पूरी लिखा पढ़ी होती है। लेकिन ये एक्ट लगा दिया 7A, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, पकड़ के बंद कर देंगे। हाँ। तो आप डरा करके लेने और देने वालों को चुपचाप कोई शिकायत न करे, ऐसी कार्रवाई करने के लिए एक्ट के प्रोविजनों को खत्म करते हैं। ये उचित नहीं है। अब इसके अंदर ये होना चाहिए कि अगर 4 महीने बाद अभियोजन स्वीकृति नहीं देते हैं तो भाई उसके अंदर अभियोजन स्वीकृति मानी जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं राजनीतिक दल अपनी स्वेच्छापूर्वक कार्रवाई से, ये उचित नहीं है। मेरे पास अभी तक देखो करीब 17 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लिस्ट है। निर्मला मीणा आईएएस 10 जुलाई 2018 से पेंडिंग है। नन्नूमल पहाड़िया का पेंडिंग था 2022 से। विश्राम मीणा आईएएस इनकी 2023 से पेंडिंग। पुष्कर मित्तल आरएएस 12 जुलाई 21 से पेंडिंग। ममता यादव, दाताराम, निशु अग्निहोत्री, भैरोलाल वर्मा आरएएस सेवानिवृत्त, इनकी 23 से अभियोजन स्वीकृति। ये मेरे पास लिस्ट है। ये मोहनलाल गुप्ता, महेश जागोरिया, रामजी लाल, आस मोहम्मद, सत्यपाल मिंडा, वीरेंद्र कुमार, सुगन चंद, इनकी सबकी अभियोजन स्वीकृतियां अभी तक बाकी हैं। अब मिल गई होंगी तो भाई हमारे पास उसमें समाचार पत्रों में तो नहीं आई है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल जोशी जी, देखिए आप अपने महकमे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और इससे राज्य के कर्मचारियों को थोड़ा सा भय मिलेगा। हाँ। लेकिन देखिए, भय तो तभी होगा जब भय के साथ बेईमानी नहीं होगी, तब तो भय बना रहेगा। और अगर उसको ये पता है कि मैं तो छूट जाऊंगा, मैं 3 महीने बाद मेरी जमानत हो जाएगी और मैं फिर नौकरी पे आ जाऊंगा, और सजा तो होती नहीं है। सजा तो कब होगी? 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। तो भाई ऐसे ही भ्रष्टाचार नहीं मिटता। बिल्कुल जोशी जी, आपके कहने का मतलब है कि ठीक है आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन उसकी सजा का जो प्रावधान है कानून में, उसको हमको और मजबूत करना होगा। राजकुमार जी, आप जोशी जी की बात से कितना सहमत हैं? और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो राजनीतिक दबाव होता है वो पुलिस प्रशासन पर करप्शन करने को लेकर कितना आप मानते हैं? साक्षी जी, जोशी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सिस्टम में बहुत कमियां हैं। सरकार की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत, दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए, ईमानदारी उसके काम में होनी चाहिए। हम बार बार यही तो कह रहे हैं, विपक्ष लगातार पूरे देश में यही बात बोलता है
राहुल गांधी भी बार बार एक ही बात बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी भी लगातार एक बात बार बार बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते बहुत है और बोलते भी अच्छा है, और ऐसा बोलते हैं जैसे पूरा देश पूरी दुनिया यही चला रहे हैं, सारे तो ईमानदार हैं, सारे वफादार हैं देश के प्रति, और देश इनसे इनके शासनकाल से पहले तो देश चलता ही नहीं था। तो इनको ये गलतफहमी निकालनी चाहिए, और दूसरा जो कहते हैं वो करना चाहिए, जो कहते हैं वो करेंगे तब जाकर के हिंदुस्तान का भला हो पाएगा। विपक्ष इनका साथ देने को तैयार है, कथनी और करनी में अंतर नहीं करें। ये भ्रष्टाचार की जड़ें साक्षी जी कोई राजस्थान की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के गली मोहल्ले के अंदर, गांव में, ढाणियों में, किसी भी दफ्तर में, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम महकमों के अंदर इस तरीके से अपनी जड़ें जमा चुकी है कि इनके आगे सरकारों को भी झुकना पड़ता है। अब आइए, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, पावरफुल नेता बताते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कथनी और करनी में अंतर करने की बजाय लेसन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के बॉस हैं, वो यहां लेसन दें। भय बिन होय न प्रीत, भय करना पड़ेगा। भय खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, अफसरों को मीटिंग में बुलाने से और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के आंकड़े झूठे पासे पेश करने से इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। छोटे छोटे महकमे में चले जाओ आप, आरटी के तहत एडमिशन कराना हो तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, कोई आपका चालान हो गया तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको डिलीवरी अस्पताल में करानी है तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको अस्पताल में इलाज कराना है तो रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना है तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको जमीन का कोई काम कराना है तो आपको नगर निगम जेडी को रिश्वत देनी पड़ेगी, अगर आपको मकान, दुकान, शोरूम बनाना है तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, अगर आपके बच्चे को कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है और बैंक से कोई लोन वगैरह लेना है तो वहां भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत देने लेने का सिलसिला कौन सा महकमा है जिसमें नहीं हो रहा है? और सरकार बार बार ये कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। तो जब जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं तो फिर अधिकारी कर्मचारियों पर भय क्यों नहीं है? और अगर भय नहीं है तो फिर आपका शासन क्या है? फिर शासन का इकबाल कहां कायम है? और विपक्ष तो बार बार एक बात कहता है, साक्षी जी, अपराधी कोई भी हो पकड़ में आना चाहिए। ये जल जीवन मिशन की बात करते हैं, महेश जोशी जी को पकड़ा है साजिश के तहत, वो अभी जेल में है। एक आईएएस को उसके रिटायरमेंट होने के बाद बहुत मुश्किल से पकड़ के लाए, वो भी जेल में है। और जो 5-7 अधिकारी हैं वो अभी भी घूमते फिर रहे हैं, उनको पकड़ भी नहीं आ रही है। ठीक है, तमाम जो आरोप लगा रहे हैं इस पर जवाब देते हैं। सुरेश जी, एमएलए के भाई हैं, जवाब दीजिए। हाथ नहीं लगा रही है पुलिस, सरकार हाथ नहीं लगा रही है। तो सरकार से इतना सा निवेदन है, ये राजस्थान हिंदुस्तान हम सबका है, इसको कांग्रेस बीजेपी में मत बांटिए। भ्रष्टाचार आपका हमारा किसी का भी नहीं है, ये भ्रष्टाचार आपके घर को भी खोखला कर रहा है, हमारे घर को भी खोखला कर रहा है, हमारे देश को टाइम हमको सुरेश गर्ग जी, राजकुमार शर्मा जी, योगेंद्र जोशी जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों जुड़े और आज सरकार द्वारा किए गए बड़े एक्शन पर अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।